नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। नेपाल में इस वक्त युद्ध जैसी या गृह युद्ध जैसी स्थिति है। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, वो जल रहा है। हिंसा की आग में वो पूरी तरह से सुलग रहा। नेपाल की संसद में भी आग लग गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास आग के हवाले कर दिया गया। बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर गए। सत्ता के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था युवाओं ने। मंत्रियों को पीटते दिखाई दिए वहां के आम लोग। आगजनी करके हालात बदतर कर दी। यानी कुल मिलाकर पूरा नेपाल सुलग रहा। नेपाल में हिंसा की आग तब लगी जब भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी ओली सरकार के खिलाफ युवाओं के अंदर बहुत गुस्सा था, वो बढ़ता चला गया। इसी बीच ओली सरकार ने नेपाल में सोशल मीडिया बैन करने का फैसला लिया। ये फैसला उल्टा पड़ गया। नेपाल में फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म जिन्हें बंद करने की बात कही गई, इसके खिलाफ लोगों का विद्रोह वहां पर धधक उठा। ओली के खिलाफ युवा भड़क उठे और सड़कों पर आ गए। आज दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में नेपाली युवा सड़कों पर दिखाई दिए और जो आंदोलन था वो नेतृत्वविहीन था। काठमांडू की सड़कें आगजनी से लबरेज थीं। नेपाली संसद को आग के हवाले कर दिया गया। राष्ट्रपति के आवास पर कब्जा कर लिया गया। नेपाल के वित्त मंत्री की भी पिटाई की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब युवाओं को रोकना मुश्किल हो गया वहां की सरकार, वहां की पुलिस और वहां की सेना के लिए। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सवाल यही है कि क्या ओली के इस्तीफे से नेपाल में हालात सुधर जाएंगे, काबू में आएंगे? जो युवा सड़कों पर हैं उनको नेतृत्व कौन देगा? क्या वो अपने घरों तक वापस लौट रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से? नेपाल के इस हालत के लिए आखिर में जिम्मेदार है कौन? इन तमाम पहलुओं पर और कारणों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद मेहमानों के साथ विस्तृत चर्चा होगी। सड़कों पर आगजनी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आवास में आगजनी। नेपाल की संसद में आगजनी। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन लगाने के विरोध में उठी चिंगारी ओली सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग बनकर नेपाल को जलाने लगी। नेपाली सरकार के खिलाफ युवाओं के गुस्से की आग विकराल होने लगी। ओली के खिलाफ विद्रोह की इस आग में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास जलकर खाक हो गया। भड़के प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया। काठमांडू में ओली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। नेपाल में सड़क से लेकर संसद तक खूब आगजनी, हंगामा और बवाल हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खूब टकराव हुआ और इसी बीच काठमांडू में उग्र प्रदर्शनकारियों ने नेपाली वित्त मंत्री को उनके आवास से निकालकर खूब पीटा। मंत्री की पिटाई हुई। काठमांडू में जगह जगह आगजनी हुई। देखते ही देखते हालात ऐसे बन गए कि नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ओली 1 साल 2 महीने ही पद पर रह सके। वो 15 जुलाई 2024 को तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा था। बांग्लादेश में हिंसा और बवाल के बाद सेना ने हसीना को पद छोड़ने की सलाह दी थी और नेपाल में भी ठीक ऐसा ही हुआ। हिंसा, आगजनी, हंगामा और युवाओं के बढ़ते गुस्से के बीच नेपाली सेना प्रमुख ने ओली को पद छोड़ने की सलाह दी, जिसके बाद नेपाली प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया।
लेकिन सवाल है कि अब आगे नेपाल में क्या होगा। नेपाल में अब कौन राज करेगा, किसके हाथ में सत्ता की कमान होगी, और सवाल यह भी है क्या ओली के इस्तीफे के बाद युवाओं का गुस्सा कम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो आपने नेपाल में हिंसा, आगजनी और बवाल की वो तमाम तस्वीरें देखी इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से नेपाल सुलग रहा था। अब आपको नेपाल के उन युवाओं की आवाज सुनाते हैं जो कि ओली सरकार के विरोध में सड़कों पर थे। वो क्या मांग कर रहे थे, उनकी मांगों में कितना आक्रोश था, जरा उनकी जुबानी सुनिए। ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है, और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया, और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए, और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। हमारा जिंजी से प्रधानमंत्री हमें चाहिए, और राष्ट्रपति हमारा उसी से चाहिए, और जोन मंत्री हमारा जिंजी भाई लोग हमारा देश निर्माण करेगा। हमारा देश फेरी उठेगा, हमारा सिर फेरी वो माथी उठेगा, और हमारा सिर ये नेपाल का सिर है। संसार का लोग ने देखता है अब ये नेपाली क्या है। नेपाली बहादुर है, नेपाली शक्तिशाली है, नेपाली सब कुछ करना सकता है, ये गुलाम नहीं है, और का देश में करके काम नहीं करते हैं। यही देश में पसीना बगाता है, खून बगाता है, और जिंदगी के ये सब लोग के हम इस देश के निर्माण में आगे बढ़ता है। ये नेता के अब हम लोग सहभागी भी होने नहीं देंगे। ये लोग का पार्टी भी हम नहीं मानते हैं। हमारा देश का पार्टी जिंजी पार्टी होता है, और उसमें हमारा भाई बहनी सब काम करता है। कौन है? क्या बढ़ते हैं, आपने आक्रोशित युवा को सुना। आमतौर पर नेपालियों को कहा जाता है कि बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, बहादुर के तौर पर उनकी पहचान होती है, और कहा जाता है कि जब बहादुर आक्रोशित होता है तो कुछ इसी तरीके का अंदाज होता है। नाराजगी इस कदर है कि जो सत्ता में थे, या नाराजगी वो भी थी कि जो सत्ता में पहले थे, दोनों को ही एक ही पैमाने पर आंका इस वक्त के आंदोलनकारियों ने। एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ और एक नए कमान के साथ वो चाहते हैं कि नेतृत्व हमारे देश का हो। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अरविंद सिंह तेजावत है हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है तेजावत सर आपका। और साथ में इंद्रकमल, नेपाली पत्रकार हमारे साथ हैं जो कि नेपाल से पत्रकारिता करते हैं। बहुत स्वागत है इंद्रकमल आपका। इंद्रकमल, सबसे पहले शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं कि ये जो परिस्थितियां थी, क्या अचानक कल और आज में दिखाई दे रही है? ये आक्रोश किसके खिलाफ था? ये आक्रोश मौजूदा सरकार के खिलाफ था, जिन लोगों ने पहले सत्ता में रहकर नेपाल को कमान संभाली या कमान दी, उनके खिलाफ था। क्योंकि हम युवाओं को जब सुन रहे थे, आंदोलन देख रहे थे सड़कों पर, तो ये आक्रोश ऐसा था मानो सालों से भरे बैठे थे। कि जो जिंजी समूह करके जो आंदोलन एनजी आंदोलन करके जो इन्होंने शुरुआत किया, वो आंदोलन। इंद्रकमल जी, मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत साहब पहले से मौजूद है, और मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बख्शी सर, बहुत स्वागत भी आपका। और सीधा सवाल की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं नेपाल में, तो आप कह सकते हैं कि गृह युद्ध हो गया, सत्ता के विरुद्ध हो गया, लेकिन सत्ता के विरुद्ध ही नहीं, जो सत्ता में थे उन सबके खिलाफ आक्रोशित थे युवा। पूरा नेपाल आक्रोशित था। देखिए, मैं बड़ी देर से चेता रहा हूं लोगों को कि केपी ओली साहब जो हैं वो बहुत जबरदस्त अनपॉपुलर हो गए थे नेपाल में। करप्शन जितनी उन्होंने करी, कम्युनिस्टों ने करी, शायद ही किसी और ने कहीं भी करी। ठीक है। और
वहां पे ना नौकरियां मिल रही हैं, इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है, ऊपर से ये चोर डकैत की तरह ये माओइस्ट कम्युनिस्ट वहां पे लोगों के गले पड़ गए हैं। और कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, सारी ऑपोजिशन पार्टी सत्ता के साथ मिल जाती है, कोई अपोज नहीं करता, कोई मतलब उनके ग्रीवांसेस लोगों के आगे नहीं पहुंचाता। हर साल सरकारें बदली हो रही हैं, पिछले कोई 11 बार तो सरकार बदली हो चुकी है जब से ये डेमोक्रेसी हमने थोपी वहां पे नेपाल के राजा को हटाकर, क्योंकि जब सोनिया गांधी वहां गई थी उनको पशुपतिनाथ मंदिर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र ही खत्म कर दूंगी, और हम लोग बड़ी हमारी एजेंसियां लग के हमने हिंदू राष्ट्र खत्म किया था वहां पे। अब हम भुगत रहे हैं। तब से हम कह रहे थे कि साहब बहुत अनपॉपुलर है ये गवर्नमेंट, ये लोग बड़े परेशान हैं इनसे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था साहब। अब आप कह रहे हैं कि साहब उसका फायदा उठाया है सीआईए ने, वो अपना प्लेबुक चलाई है और तख्ता पलट दिया है। अरे साहब चांस किसने दी, मौका किसने दिया सीआईए को? सीआईए कांट ऑपरेट इन अ वैक्यूम। कि कहना कि वहां के लोगों की नाराजगी नहीं थी सरकार के खिलाफ, ये तो लोगों के साथ झूठ बोलना है ना साहब। फिर आपने वहां पे कम्युनिस्टों की तरह ये लोग खुद हथियार लेके ये वहां सत्ता में आए थे, इन्होंने इंसर्जेंसी करी थी राजा के बरखिलाफ। ठीक है, जब राजा का वो कैंपेन चल रहा था कि राजा लाओ देश बचाओ, तो यहाँ के लोग कह रहे थे नहीं नहीं मोदी के क्या कहते हैं, केपी ओली बहुत स्ट्रांग है, केपी ओली बहुत स्ट्रांग है और हमको मोदी जी को उसी के साथ जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए साहब? ये कम्युनिस्ट है, हर जगह हमको नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, और ये अगर गया और भागना पड़ा इसको तो अच्छा है, ही डिजर्व्ड इट, व्हाई शुड वी क्राई ओवर इट? बिल्कुल सही सर। और इसीलिए बख्शी सर मैं इसीलिए जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने बताया कि पिछले कुछ समय से और खासतौर से ओली का जो रुख रहा भारत के लिए, भारत का बड़ा सधा हुआ कदम रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम पे जहां दुनिया पर इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, भारत बहुत बारीकी से निगरानी रख रहा है, लेकिन ओली अपने खिलाफ जिस तरीके का माहौल था, क्या उसको जानबूझकर अनसुना कर रहे थे, अनदेखा कर रहे थे? आप बार बार कह रहे थे, चिता रहे थे, ये खुद आपके लिए आग से खेलने जैसा है। नहीं बिल्कुल। देखिए साहब, ओली किसी की सुनने को राजी नहीं था, वो बंदूक के जोर पे आया था। उसने कहा कि मैं बंदूक के जोर पे नेपाल के लोगों को गुलाम बना के रखूंगा, लात लगा के रखूंगा, जैसे कि तिएनअनमेन स्क्वायर में हुआ था वैसे मैं करूंगा। तो साहब ये तो थोड़ा ज्यादती थी ना, क्योंकि कुछ तो होप होनी चाहिए लोगों को। फिर आपने सारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए। अरे ई कॉमर्स सोशल मीडिया पे होता है। नेपाल का 25% जीडीपी कहां से आता है साहब? 25% जीडीपी आ रहा है, वो जो आ रहा है 25% जीडीपी रिमिटेंसेस से आ रहा है। दुबई से लोग भेज रहे हैं, जापान से भेज रहे हैं, भारत से पैसे भेज रहे हैं, उस पे इकोनॉमी चल रही है। लोग अपने भाई बंधुओं से बात करना चाहते हैं, कहां पे करते हैं? व्हाट्सएप पे फ्री है, फेसबुक पे फ्री है, मैसेंजर पे फ्री है। अगर हमको अब सब बंद कर दें, उनको ऐसे बात करना पड़े, उनके तो हर महीने हजारों रुपए तो इसी पे निकल जाएंगे अपने लोगों से बात करते। तो आक्रोश तो था ही ना, लोगों को गुस्सा तो आना ही था। बिल्कुल। और गुस्सा तो साहब देखिए, वो पहले से प्रेशर कुकर फटने वाला था, बस एक चिंगारी चाहिए थी और वो चिंगारी ओली जी ने दे दी, वो फट गया। सही बात है। ये कुकर में सीटी लगने जैसी थी, लेकिन परिस्थितियां बहुत समय से थी, क्योंकि नीचे तपिश थी, आग लगातार जल रही थी। बख्शी सर हमारे साथ आप बने रहिए। तेजावत सर मैं आपके पास आऊं, इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बालेन शाह ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है। बालेन शाह एक नया और बड़ा नाम उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी वापस लौटे अपने अपने घरों के लिए, ये बालेन शाह कर रहे हैं, और बालेन शाह को पीएम बनाने की मांग उठ गई है। मेयर है बालेन शाह, एक रैपर से यहां तक का उन्होंने एक बड़ा रास्ता तय किया, लेकिन फिलहाल उन्होंने प्रदर्शनकारियों से प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने और अपने अपने घरों तक वापस लौटने की अपील की है। कितना असर होगा ये देखने वाला होगा, लेकिन बड़ी खबर है इस वक्त नेपाल से प्रदर्शनकारी अपने घरों के लिए वापस लौटे। कई प्रदर्शनकारियों की जान गई है, सैकड़ों की संख्या है जो कि जख्मी है। लेकिन अब जबकि वहां पर ओली ने स्वीकार दे दिया और उसके बाद बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन नेपाल में होता दिख रहा है। वहां पर लोग
अपने अपने घरों तक वापस जाए, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को आप देखें तो यहां कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। बिना नेतृत्व के यह आंदोलन चल रहा था, बड़ा आंदोलन हुआ, बड़ा असर उसका दिखाई दिया, लेकिन अब बालेन शाह ने अपील की है कि आप अपने अपने घरों तक वापस जाए, वापस लौटे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ब्रेकिंग के तौर पर। वहां के पहले की जो तस्वीरें 2 दिनों की थी, आप देखकर अंदाजा लगाइए। और जो बात जीडी बख्शी सर कह रहे थे कि नाराजगी किस कदर है, कितनी ज्यादा है नाराजगी। नेपाल के राष्ट्रपति का इस्तीफा, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर एक और आपके सामने आ रही है कि नेपाल के राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। नाराजगी को भांप गए हैं कि क्या और कितनी बड़ी नाराजगी है। रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने इस्तीफा दिया और अब वहां पर बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन दोनों खबरों को आप देखकर समझ सकते हैं कि जो मौजूदा सत्ता में थे या संवैधानिक पदों पर बैठे थे, उन सबके खिलाफ नाराजगी है। वहां पर आंदोलनकारी जो है वो इस आंदोलन को इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति या एक हिस्से की नाराजगी है। उनकी नाराजगी है कि जो लोग वहां पर सत्ता में बैठे हैं या पहले सत्ता चला चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना भला देखते हैं। भ्रष्टाचार होता है, सुनने वाला कोई नहीं, बेरोजगारी है, लेकिन उस बेरोजगारी पर बात करने वाला नहीं है। यहां पर बड़ा शब्द इस वक्त बहुत चर्चा में है, नेपो किड। नेपो किड को लेकर भी बड़ी नाराजगी लोगों में दिखाई दे रही है। जो बड़े परिवार हैं उनके बच्चे वहां पर मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं। वो जिन शब्दों का और जिन वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं, अपील करते हैं कि आप भी ऐसा बनिए। लेकिन वहां के लोगों के लिए ना तो ये संभव है और ना ही इतना उनके पास पैसा है। तो बड़ी खबर, एक तरफ आंदोलनकारियों से वापस लौटने की अपील और दूसरी तरफ राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है। अरविंद सिंह